गद्दार कितने मुंह। कितने गद्दार है। और अभी भी जितनी लीडरशिप एलिमिनेट हुई है वो एग्जैक्ट, मेरी नजर के मुताबिक वो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग कौन कर सकता है? सैटेलाइट से इतनी होती। ये पीछे कोई शख्स है जो अंदर घुस चुके हैं इसमें। इसी तरह आयतुल्लाह को खुदा ना खास्ता कुछ जी, नुकसान वो पहुंचता मैं है वही तो वो पूछने भी लगा था उनको भी कि पीछे कोई अगर रिपोर्टिंग। इसराइल असैसिनेट करने में कामयाब हो जाता है आयतुल्लाह अली खामेनेई को, हाउ वुड ईरान रिटेलिएट, और ईरान फिर उसके बाद क्या जवाब देगा? यहाँ पे फिर सवाल पैदा होता है कि ईरान के अंदरूनी खतरात और ईरान में रजीम चेंज। देखिए बहुत सारे इफ आपने लगाए हैं इसमें कि अगर ईरान के खिलाफ इस हद तक इसराइल ऑपरेशन करता है और अगर खुदा ना खास्ता आयतुल्ला साहब एलिमिनेट हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और अगर फिर उसके बाद रजीम चेंज, दो तीन कनेक्टेड है जी। और दो तीन इफ है। बहुत सारे इफ तो मैं नहीं लिंक कर पाऊंगा, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत बड़ी प्राइस है, ये इसराइल को रियलाइज करनी चाहिए। इसीलिए आपने नोट किया अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अभी नहीं करो, वो ये कर, हमें पता है वो कहाँ है। और ये एक और भी जहन में रखिएगा चीज़, देखिए दुनिया जब इस तरह के ऑपरेशन में जाती है तो सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर से नहीं लड़ती है, हम्म। वो साइऑप्स भी करती है। हम्म। हम इसको साइऑप्स कहते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। जी। यानी मैं आपको मेंटली डिफीट करना चाहता हूँ। ठीक। मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास वेपन ही नहीं है जो मेरे पास है, आपकी एनर्जी इतनी नहीं है, हम्म। आप आइसोलेट हुए हुए हैं, हम्म। आप अकेले खड़े हैं, मुझे आपकी लोकेशन भी पता है। आप साइकोलॉजिकली आप डिफीट देते हैं मेंटली हम्म। पहले। पहले। तो ये साइऑप्स भी होता है, तेहरान खाली कर दें, कल पता नहीं आपको क्या होने लगा है, हाँ। वो आयतुल्लाह को हम टारगेट कर देंगे, हमें पता है कहाँ छुपे हुए हैं। हाँ। ये विल टू वो ट्रम्प फाइट, ने भी उनको कहा ना कि आयतुल्लाह अली खामनेई इजी टारगेट है। विल टू फाइट खत्म हो जाती है। आपको अपने आप इनसिक्योर लगना शुरू कर देता है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो आपने देखा होता है, ये उस पर डिपेंडेंट सारे का सारा होता है। हम्म। तो अगर खुदा न खास्ता टारगेट किया प्लान इराक के, ईरान के खिलाफ, बहुत ख़तरनाक होगा। और मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा कैरी, जंग फॉर्मली बंद भी हो जाएगी तो शायद ये बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल रहेंगे लोग ईरानियन, और हर्ट रहेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे ठीक इसको। है। अभी मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसके अंदर जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं उसके वो ये क्लेम कर रहे हैं कि रजीम चेंज है वो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ईरान के अंदर, जो सिविलियंस हैं वो तकलीद में है अली खामेनेई की, अयतुल्लाह अली खामेनेई की तकलीद में है। तो रजीम चेंज तो इतना पॉसिबल नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि रज़ा शाह पहलवी के बेटे को, जो कि इस वक़्त इसराइल के अलायंस के में हैं और उनकी पुष्टपनाही में हैं, उनको लाया जा सकता है और ईरान के अंदर उनके सपोर्टर्स भी मौजूद हैं? देखिए ये तो मेरे पास अभी डाटा नहीं है कि वहाँ उनकी फॉलोअरशिप शाहरान की कितनी है, नहीं, वो ऑफ़िशियल डाटा कोई भी नहीं कोई है, नहीं होगा। कोई नहीं है ऑफ़िशियल तो डाटा। देखिए किसी की इंटेंशन या विश लिस्ट और होती है। हुँ। मैं यहाँ विश लिस्ट कहूँ जी शाहरान के बेटे को बना दे, विश लिस्ट और होती है, विश ग्राउंड लिस्ट और रियलिटीज और होती हैं। ईरानी तो लेफ्ट ईरानी लेफ्ट विंग ये। डिपेंड करेगा कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उनका डाटा किसी के पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास है तो शेयर करें तो मैं कमेंट कर हुँ। सकूं। मेरे पास ये डाटा नहीं है कि एंटी खमेनी या एंटी खामेनेई। खमेनाई को कितने परसेंट लोग हैं। पाँच दस होते तो हर जगह है, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। होते हैं। आपने नोट किया कहाँ तक पेनिट्रेशन हो चुकी है। जी। तो वो हमें एग्जैक्ट परसेंटेज पता लगे, उनकी पोजीशन पता लगे तो हम बेहतर कर सकेंगे। ठीक। परसेप्शन पे बेस्ड करके जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है कि कितने परसेंट लोग हैं और वो वेलकम करेंगे, और खुदा ना खास्ता ईरान के लोगों की हालत इतनी ख़राब कर दी जाएगी कि वो कहेंगे कि वो ऑप्शन बेहतर है। हुँ। सारे इफ़ हैं, और जब जी। तक डाटा ना हो प्रॉब्लम मुश्किल है। सर, अब आते हैं ज़रा अपने रवायती हरीफ की तरफ, उसके किरदार की तरफ। सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं इसको कंसाइज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ज़रा मेन टॉपिक पे लाना चाह रहा हूँ। ग्रेटर इसराइल एंड अखंड भारत, ये दोनों एक ही फ़ाशिस्ट ख्वाब हैं, ठीक है? ग्रेटर इसराइल, इस जंग में अगर ईरान फ़ॉल करता है और इसराइल ईरान पर ज़ कामयाबी हासिल करता है, तो उसके बाद इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। और इसकी मेरे पास एक तफ्तीशनाक एक न्यूज़ है, वो ये कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के मेयर मैसरी, उन्होंने ये ट्वीट किया अरबी और उर्दू में कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करेंगे। तो इस बारे में थोड़ी-सी लबकुशाई कर दें, फिर मैं आगे इस पर मज़ीद सवाल करूँगा। देखिए खबर, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है मेरे लिए। हुँ। मैं आपसे भी छोटा था, 21-22 साल मेरी उम्र थी जब मैं एक फाइटर स्क्वाड में फाइटर पायलट था, हुँ। नौजवान। तो मैं ज़ाती एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर सकता हूँ कि आपको मैं इस हिस्टोरिकल बता सकूँ कि इसका रेफरेंस के 81 की बात है ये। 81 की। एज ए फाइटर पायलट हमें ड्यूटी दी गई रावलपिंडी चकलाला एयरपोर्ट पर, जो अब नूर खान एयरबेस है।
वहाँ पे हमें डिप्लॉय किया गया था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट प्रोटेक्ट करने के लिए। उस वक्त ठीक। एक ही प्लांट होता था और वो कोटा का था कहूटा। जी, पिंडी के पास ही एक जगह। हमें ये हुक्म मिला कि इसको प्रोटेक्ट करना है। हम्म। और आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 मुल्कों के नाम लिखें, हम्म। कौन से मुल्कों से हमें ब्रीफ किया गया था कि खतरा है न्यूक्लियर प्लांट को, तो आप लिख नहीं सकते। हाँ, इंडिया इसराइल। बस, तो ये 45 साल पुरानी, मैं 44 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ये आप आज का नहीं है कोई ब्रेकिंग जी। न्यूज़ मेरे लिए, उनकी है। हम्म। लेकिन वो क्यों नहीं करेंगे लाइकली, मैं अपने तर्जीह के मुताबिक कह सकता हूँ, वो क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे, मैंने आपके शुरू में एक लफ्ज़ किया था प्रोहिबिटिव प्राइस। हम्म। इज़राइल को प्राइस पता होनी चाहिए प्राइस पता होना चाहिए। कि हिट बैक करेगा। आया, आपका क्या ख़्याल है कि खुदा ना, एक तो वहाँ अब हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट है नहीं, किसी एक जगह पे रह नहीं गया कि हमने वहीं रखा हुआ है। इट्स स्प्रेड ओवर है, सिक्योर है, सेफ है, अंडर वेल सुपरवाइज्ड है एंड वेल प्रोटेक्टेड भी हम्म। है। तो एक जगह तो रह नहीं गया कि एक बास्केट में हम मारेंगे तो आपने न्यूक्लियर नॉकआउट कर न्यूक्लियर दिया। नॉकआउट कर और दिया। अगर कोई अटेम्प्ट कभी होती भी है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का इतना रिजॉल्व है कि अभी हमने इजराइल से 145 गुना बड़े मुल्क के साथ मुकाबला किया। मुकाबला किया, बिल्कुल। अच्छा लगा। और सर, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान और इसराइल की कितनी है? हम उनसे एयर फोर्स के अंदर एयर वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो हम उनसे कितने आगे हैं? देखिए, मैं फोर्सी ऐसी नहीं कर रहा कि हमारी कोई जंग खुदा ना खास्ता अगर होती है तो हुँ। ईरान इसराइल टाइप होगी। हुँ। हमारा डायरेक्ट वो कोई कब्जा करने वाला या रिजीम चेंज वाला, वो मैं नहीं फोर्सी कर रहा। जी। इसलिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए उस पे शायद कमेंट करना रेलेवेंट नहीं होगा। हमारे साथ इजराइल का खुदा ना खासा जब भी कोई कन्फ्रंटेशन हुई, वो इसी तरह की चीज़ पर होगी, हुँ। ये जो आपने कहा है जी। स्ट्रेटेजिक वेपन्स या एसेट्स के बारे में होगी। जी। और वो हमारी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू हिट बैक, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। और वो ही रोक रही है इसराइल को, ये भी क्लियर रखें बात। इसराइल को ये पता है कि ना ये गज़ा है, ना ये सीरिया है, सीरिया। ना ये इराक है। ये बहुत बड़ा मुल्क है जिसके लोगों का रिजॉल्व बहुत ज़्यादा है, आर्म फोर्सेस बहुत मुसल्लह हैं, हमारी लैंड फोर्सेस बहुत पावरफुल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नेवी है, और पाक फ़िज़ाइया ने तो आपके सामने जी। जो किया। तो रिजॉल्व आपको मना रखता है कि आपको खुद क्या कीमत देनी है। किसी को मुक्का मारने से पहले अगर पता हो कि इसके जेब में गन है, गन, तो मैं बिल्कुल। मुक्का नहीं मुक्का मारूँगा। नहीं मारूँगा। ये ये प्रोडक्टिव प्राइस होती है। जो सर, अखंड भारत का एक जो ख्वाब देखा हुआ है आरएसएस ने और इनके जो मोदी साहब हैं उन्होंने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ये जो ग्रेटर इसराइल की मैंने बात की, हमने इसको ज़रा बात कर ली है इसके ऊपर। मुझे ये बताएं कि सर, अगर लेटर ऑन इंडिया की तरफ से जैसे इस जंग के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान को धकेला जा रहा है, ईरान इसराइल वॉर के अंदर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जैसे ऑपरेशन बुनियान मरसूस में उन्होंने किया था, वो धकेल रहे हैं। क्या चाहता है इंडिया? क्या मोटिव्स लेके इंडिया ये हरकत कर रहा है? देखिए, इंडिया चाहता है कि यहाँ में रेलेवेंट हो जाए, हुँ। जो उन्होंने अभी मई में कोशिश की। हुँ। दुनिया से रेलेवेंट हो जाएँ, हम सब साइड कर दें, घुटने टेक दें। हुँ। या वो चाहता है कि दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की एज़ अ स्टेट ये परसेप्शन बना दी जाए कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट है, ये रोग स्टेट है, ये बिहेवियर इसका कंट्रोल नहीं हो रहा, और इसके पास न्यूक्लियर भी है। हुँ। अब वो आपने नोट किया, थोड़े दिन पहले क्या बयान आया था? कहाँ से आया होगा? एक बयान आया कि अगर इज़राइल ने अटैक किया ईरान का न्यूक्लियर प्लांट, तो पाकिस्तान इज़राइल का न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर देगा। हमला कर दिया। बिल्कुल यही खबर आई ये थी। खबर आई थी। क्यों आई थी? ये वो साबित करना चाह रहे हैं कि ये बड़ा अग्रेसर मुल्क है, ये कुछ भी कर सकता है। फिर तशक्कुर पाकिस्तान का नारे लगे अगर पार्लियामेंट में, तो हिंदुस्तान ने, उससे भी हिंदुस्तान ने लिंक किया कि हम नहीं कह रहे थे ये मदद कर रहा है इज़राइल के खिलाफ ईरान हुँ। की, पाकिस्तान कर रहा है। हुँ। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर, दुनिया में हमें आइसोलेट करना चाहता है वो, बुनियादी तौर पे इर्रेलेवेंट करना चाहता है, या फोकस दुनिया का आ जाए नेगेटिव हमारे ऊपर कि अच्छा पाकिस्तान है। लेकिन कल जो हमारी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, जी, वो बिल्कुल। ऑपोजिट हो जाता है उसने तो दुनिया में क्रश ही कर कि दिया है, रेलेवेंट इंडियन है। इंडियन नैरेटिव को क्रश ही कर दिया, बिल्कुल। मैं ज़रा आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात है ट्रंप के साथ, उसका भी थोड़ा-सा क्रिटिकल और थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली उसका एनालिसिस आपसे चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं कि इस वक़्त जो ईरान-इसराइल जंग थी और इंडिया की तरफ से जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, कितना ज़रूरी था फील्ड मार्शल का इस वक़्त यूएस डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके मिलना, और इस जंग को रुकवाने में पाकिस्तान कितना अमल दखल, कितनी मुदाखलत कर सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, बहुत हिस्टोरिकल मीटिंग है, एक बात ये क्लियर करें। और अनप्रेसिडेंटेड है, ज़ाहिर है किसी आर्मी चीफ का प्रेसिडेंट के साथ मिलना वेरी अनयूजुअल। बिल्कुल। दूसरी बात एक और है, जो मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। हुँ। देखिए, ये बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली। हुँ। ऑब्वियसली ही इज़ द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन इन द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्बैट, ये भी जंग हुई।
तो बड़ी आइडियल सर्कमस्टांसेस हुए जब उन्होंने तो जो कहा होगा इनसे तो वो तो अलग बात है, इन्होंने तो बहुत कुछ कहा होगा कि हम विक्टिम हैं, हुँ, हम खुद टेररिज्म का शिकार है, हमें बिल्कुल। जाफर एक्सप्रेस अभी देखी, बि हम लाखों लोगों की जानें दे चुके हैं, इन्होंने भी तो यही कहा होगा। जी। तो इससे अच्छा शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था हमें टू गिव हिम द अमेरिकन प्रेसिडेंट द परसेप्शन हुँ, कि हमारी भी सुने, हुँ, हम खुद विक्टिम हैं, हम विक्टिम है। क्या कीमत दे चुके हैं, हम आपके एलाई भी रहे हैं। हुँ, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कमिंग आउट ऑफ दैट पॉजिटिव वे फॉरवर्ड, ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती थी कि ये जैसे ईरान के साथ नेगोशिएशन करने में पाकिस्तान हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन अमेरिकन को इन्फ्लुएंस करने में। और आई एम श्योर आर्मी चीफ को ये भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी टू से कि ईरान भी विक्टिम है, ईरान भी विक्टिम है। ईरान ने अबाइड बाय किया है रूल्स को, लेकिन आपने नेगोशिएशन के दौरान हिट कर दिया उसको, अभी तो मुज़ाकरात हो रहे थे। हुँ। सो लेट्स होप समथिंग विल कम आउट इंशाल्लाह। अब ज़ाहिरन तो ये मीटिंग बहुत अच्छी रही और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी खुश भी थे इस मीटिंग से। डू यू थिंक के पाकिस्तान इस जंग को रुकवा देगा? नहीं, मैं अभी नहीं, मैंने मैंने आखिरी यही जी। स्टेटमेंट दी थी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर ईरान के हिमायत में या उनके बिहाफ पे अगर कोई नेगोशिएशन हो तो पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, लेकिन क्योंकि अभी फॉर्मल नहीं आया तो हुँ, गैस वर्क पे फिर अब मुश्किल हो जाएगा ठीक है करना। सर। ईरानी प्रॉक्सीज़ के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि ईरान क्या आप समझते हैं कि डिप्लोमैटिकली तो वो तन्हा नहीं है? ये तो क्लियर बात है कि कुछ ममालिक ईरान के साथ भी खड़े हैं। लेकिन ईरान इस जंग में तो तन्हा लड़ रहा है। तो जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं लाइक हिज़्बुल्लाह है और हमास है दूसरा हौज़ीज़ हैं, वो इस जंग में इंटरवीन करेंगे, वो इस ईरान के साथ कोई वॉर इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए ख़ावर, ये जंग से बहुत पहले उनको बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर दिया गया था। ये ट्रिपल एच जो हैं, हुँ, हौथीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह है, हमास है। आपने नोट किया होगा उनकी लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई और जो भी आता है उसको ज़ाहिर है सफ़र सीन से हटा दिया जाता है जी। किसी न किसी तरीके से। तो जो पहले काफ़ी साल पहले ईरान की पोज़ीशन थी, उनसे कनेक्टिविटी थी या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, वो तो मुझे नहीं नज़र आता, हुँ, उतना पावरफुल जितना है। लेकिन ज़ाहिर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है उनका अभी भी कायम। तो मुझे नहीं लगता कि जो 5-10 साल पहले जो ईरान का इन्फ्लुएंस था या कैपेबिलिटी उनके थ्रू थी इसराइल को नेगेट करने की या अपने बेनिफिट्स हासिल करने की, वो तो अभी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं उनको रूल आउट भी नहीं करता। ज़ाहिर है रूट्स तो अभी भी हैं उस एरिया में। ईरान अगर उनको एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहे, जैसे मैंने और एडवांटेजेस कहे हैं कि उनको एरिया का एडवांटेज है, उसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, उन्होंने एक एंग्जायटी क्रिएट कर दी है। अगर वो उधर से भी उनको ज़ाहिर है चाहे वो इंटेलिजेंस नेटवर्क हो या इन्फॉर्मेशन हो किसी तरह इस्तेमाल करना चाहें तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो सकता है।